और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो केमिस्ट्री का जो आपके सामने जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपके सामने जो सेकंड सेमेस्टर का आपके सामने पेपर होगा, उससे संबंधित ये कंप्लीट क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आपके सामने अपन सिलेबस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? सिलेबस भी कवर करेंगे, साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, जिनको पढ़ने के बाद में आपको लगभग पर्सन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ के साथ इन सब प्रश्नों, इन सब जो आपका पूरा पूरा सिलेबस है, इसके नोट्स आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मिलेगा उसी बच्चों को जो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। भाई 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में देखे टेलीग्राम पर लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हो, फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर से कर लो भाई डाउनलोड, अगर किसी को करना है तो। चलिए सबसे पहले बात करें अपन एग्जाम पैटर्न की। किसकी भाई? एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वो कैसा रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपका पेपर कितने नंबर का होगा भाई? 100 नंबर का आपके सामने पेपर होता है। कितने नंबर का होगा भाई? 100 नंबर का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई आपको? 40 नंबर आपके सामने पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर चाहिए होते हैं? 40 नंबर आपको पास होने के लिए इसमें से लाने होते हैं। आपकी लड़ाई 40 नंबर की है, और वही आपके सामने 3 घंटे का पेपर होता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अब ये 100 नंबर किस तरीके से बटे हुए होते हैं, इनको अपन देखने वाले हैं। 100 नंबरों की अगर मैं बात करूं तो आपका पेपर जब आप खोलोगे तो वो 2 भागों में बटा रहता है, खंड ए और खंड ब, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। यहां पर पार्ट ए है वो 20 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है भाई? 20 नंबर का आपके सामने जो सेक्शन ए है वो 20 नंबर का देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके सामने कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अधिकतर प्रश्न इसमें कैसे आते हैं? सिद्धांत से संबंधित आते हैं, कि कोई छोटा मोटा सिद्धांत पूछ लिया, केमिस्ट्री है तो कोई रिएक्शन पूछ ली, है ना, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है ये पूछ लिया। तो इस प्रकार के छोटे मोटे प्रश्न आते हैं, जिनका सॉल्यूशन आपको कितने शब्दों में बनाना होता है भाई? 20 शब्दों में। कितने शब्दों में बनाना होता है? 20 शब्दों में, 20 वर्ड्स में आपको बनाना होता है। 20 शब्दों का अर्थ सीधी सीधी मैं आपको बताऊं तो 3 से 4 लाइन में। कितनी लाइन में? 3 से 4 लाइनों में आपको इनका सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। काफी बच्चे इसी के अंदर आधा आधा पेज भर देते हैं। भाई अपना टाइम खराब मत करो, आधा आधा पेज भर के 3 से 4 लाइनों में आपको सॉल्यूशन बनाना है। एक पेज लिखोगे तो भी इतने ही नंबर मिलेंगे, और 3 से 4 लाइन लिखोगे तो भी इतने ही नंबर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है भाई? 10 नंबर का होता है, और सॉरी 2 नंबर का होता है। 10 प्रश्न आते हैं, इस हिसाब से कितने नंबर हो गए भाई? 20 नंबर आपके सामने हो गए हैं। समझ में आ गया? 10 प्रश्न आएंगे। और एक बात याद रखनी है, आपके संपूर्ण सिलेबस से, संपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब पर यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से प्रश्न देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट से ज्यादा आ गए, एक से कम आ गए, सारे यूनिट से प्रश्न देखने को मिलेगा। ये तो था खंड ए। अब बात करें आपके सामने खंड ब की, पार्ट बी की। इसकी बात करें, पार्ट बी की बात करें तो ये 80 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा भाई? 80 नंबर का देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी का रहता है ना। इसमें कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं। देखो 4 प्रश्न कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं। 4 प्रश्न नहीं आते, प्रश्न 8 आते, करने 4 होते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट सेकंड है, आपकी यूनिट थर्ड और फोर्थ है, इससे 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आएंगे, अथवा में यूनिट सेकंड से 2 प्रश्न आएंगे, यूनिट थर्ड से 2 प्रश्न आएंगे, और यूनिट 4 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें से कोई आपको जो एक एक प्रश्न, जिस प्रश्न पे आपकी अच्छी पकड़ है, वो प्रश्न आपको करना होता है। तो कितने प्रश्न करने होंगे आपको? 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यूनिट सेकंड में अथवा में 2 प्रश्न आए, उसमें से एक करना है। यूनिट सेकंड में अथवा में से 2 प्रश्न आए, उसमें से एक करना है। यूनिट थर्ड में अथवा में से 2 प्रश्न आए, उसमें से एक करना है। उस तरीके से आपको 4 क्वेश्चन है वो करने होते हैं। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये जो आपके पार्ट भी है, इनको निबंधात्मक प्रश्न बोला जाता है। इन लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपका जो पीसीएम सब्जेक्ट जितने भी हैं, पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, उसमें जैसे प्रश्न क्वेश्चन नंबर ए है, उसमें पार्ट ए बी सी, मतलब एक प्रश्न के अंदर ही 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए काफी डेप्थ में प्रश्न आते हैं। आपको बहुत गहराई से चीजों को अच्छे से पढ़ना, एकदम गहराई से प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? 4 प्रश्न करने होंगे प्रत्येक यूनिट से। पर यूनिट से आपको क्वेश्चन करना जरूरी है। समझ में आ गया? इंटरनल चॉइस का प्रश्न मिलता है, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहता है भाई? 20 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहता है।
4% आपको करने होते हैं, तो 80 नंबर का वेटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न है वो बना रहता है। सिलेबस को अच्छे से देख लेना, मैं अभी आपको सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस से आपके सामने जो प्रश्न है वो एक प्रश्न में एक प्रश्न नहीं आता, उसी के अंदर 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए सिलेबस को देखना जरूरी है आपके लिए। चलिए भाई, अब बात करते हैं, आपके सामने एग्जाम पैटर्न समझा दिया किस तरीके के प्रश्न आएंगे। अब सिलेबस को देखेंगे भाई अपन। किसको देखेंगे? आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो आने वाले हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, सबके लिए आपके सामने सिलेबस लेकर आया हूं मैं, दोनों के लिए, है ना। सबसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले संरचना व जालक, स्ट्रक्चर और लेटिस। वैसे ये जो पेपर है वो आयनिक कंपाउंड्स का आपके सामने यूनिट फर्स्ट है, उसमें आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो उसी के अंदर आपका जो संरचना कैसी होती है भाई आयनिक कंपाउंडों की, और उनकी जो लेटिस होती है वो कैसे होती है, उनकी जालक कैसे होती है, उसके बारे में प्रश्न इसमें देखने को मिलता है। आयनिक स्ट्रक्चर, अलग अलग जितने भी प्रकार के आपके सामने मॉलिक्यूल होते हैं, NaCl हो गया, इन सब का आपको आयनिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगले वाला है त्रिज्या अनुपात का प्रभाव व समन्वय संख्या। क्या बताना आपको? त्रिज्या अनुपात प्रभाव क्या होता है और समन्वय संख्या क्या होती है। रेडियस, रेशियो, इफेक्ट और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें समन्वय नंबर है। क्या है? जो समन्वय नंबर वो होता ना, वो सबसे ज्यादा, समन्वय संख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से जरूर से प्रश्न आता है कोऑर्डिनेट नंबर से। अगले वाला है त्रिज्या अनुपात नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल। तो आपके सामने ये भी प्रश्न काफी बार आता है कि जो कौन कौन सी लिमिटेशन होती हैं किसकी, रेडियस रेशियो रूल की। किसकी? रेडियस जो रेशियो रूल होता है उसकी क्या क्या लिमिटेशन होती है उसके बारे में आपको बताना है। लेटेस्ट डिफेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, और सेमीकंडक्टर से प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये होता है आपके सामने यूनिट फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर व लेटिस से संबंधित आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस है। अच्छा, इसमें अगले वाला पॉइंट है पोलराइजेशन से संबंधित। किससे संबंधित? पोलराइजेशन से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलते हैं इसमें। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं लेके आया हूं, सारा सिलेबस आपके एग्जाम के अंदर जैसा आता है वैसा सेम टू सेम लेकर आया हूं। आयनों की ध्रुवण क्षमता व ध्रुवणीयता क्या बतानी है आपको। जो आयन होते हैं, जो आयन होते हैं उनकी आपके सामने आयनों की ध्रुवण क्षमता, पोलराइजेशन पावर क्या बतानी है आपको। पोलराइजेशन पावर आपको बतानी है। पोलराइजेशन पावर क्या होती है उनके बारे में आपको बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने ध्रुवणीयता क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, उससे संबंधित प्रश्न, और फैजान का रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से पढ़ लेना। आपके सिलेबस के अंदर जो फैजान का रूल है वो एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है ऊर्जा और विलेयता, एनर्जी और सोलिबिलिटी के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें जालक ऊर्जा कौन सी, जो लेटिस एनर्जी होती है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, और बोर्न हार्बर साइकिल का प्रश्न आता है। किसका प्रश्न आता है? बोर्न हार्बर का साइकिल का प्रश्न आता है। बोर्न हार्बर आपके सामने साइकिल का प्रश्न देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अगले वाला है विलायक ऊर्जा विलयनता के प्रश्न देखने को मिलते हैं। सोल्यूशन एनर्जी और सोल्युबिलिटी के आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो ये बोर्न हार्बर साइकिल का प्रश्न और सोल्यूशन एनर्जी और सोल्युबिलिटी का जो प्रश्न है वो देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, ये मोस्ट है भाई। क्या इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वांडर वाल जो फोर्स होता है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें प्रश्न आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और वांडर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, बल क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? तो ये आपके सामने जो पहला टॉपिक था जिससे संबंधित मैंने आपको बताया। अच्छा, और भी इसमें कई टॉपिक हैं जिनके बारे में पढ़ना यूनिट फर्स्ट में, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के भी प्रश्न आते हैं। किसके? जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनसे संबंधित, और आपके सामने जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है उससे संबंधित भी आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? जिसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि आपको पता है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, उसका प्रश्न हर बार आता है। क्या आता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे संबंधित प्रश्न आता है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में बताना है, और उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी कमियां क्या होती है, उसके बारे में भी बताना है। इसके बारे में लिमिटेशंस के बारे में भी आपको बताना होता है। अच्छा प्रश्न है भाई। कार्बनिक अणुओं और आयन दिशात्मक विशेषताओं के प्रकारों को बताएं। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स और शेप्स के बारे में बताइए।
अब देखो NH3 है, इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल जो आपके सामने इसकी शेप होती है, कैसे ट्रायंगल की तरह बन रहा है ना। एक N होता है नाइट्रोजन, उसके ऊपर दो आपके सामने आयनिक बॉन्ड है और बाकी 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। H3O है ना, इसकी आपके सामने पिरामिडल आपके सामने शेप होती है। SO4 होता है आपके सामने सी सा शेप होती है ना। CH की T शेप होती है और ICL2 की आपके सामने लीनियर शेप होती है और H2O की कैसी होती है, V शेप देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो वैलेंस बैंड थ्योरी है इसके बारे में आपको इस प्रकार के शेप के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आपको इससे की शेप से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। चलिए वाला टॉपिक जो यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना होता है वो होता है आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और मेटेलिक बॉन्ड थ्योरी। किस कौन सा मेटेलिक बॉन्ड पढ़ना और ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके सामने आणविक कक्षल आपके सामने जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। एक एक जूम करके एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, इससे संबंधित क्या क्या टॉपिक पढ़ना आपको। पहला होता है सामान्य नाभिकीय और विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु से संबंधित आपको पढ़ना होता है। होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। CO और NO से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित, होमोन्यूक्लियर, क्या होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर आपके सामने जो पूरे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, CO और NO के बारे में। अगला है इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं के बहुकेंद्रीय आबंधन के बारे में बताइए। क्या बताना है, मल्टी सेंट्रल बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपके सामने मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके आपके सामने इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं के आपके सामने बहुकेंद्रीय आबंधन के बारे में पढ़ना है, ये भी अच्छा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत ऋणात्मकता अंतर में प्रतिशत आयनिक लक्षण, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये टॉपिक भी आपकी सिलेबस के अंदर है। अगले वाला टॉपिक है मेटेलिक बॉन्ड का। किससे संबंधित है, मेटेलिक बॉन्ड से संबंधित आपके सामने है, जिसमें आपके सामने कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी बैंड हो गया, वैलेंस बैंड हो गया, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। पहला है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, वैलेंस बैंड थ्योरी और बैंड थ्योरी। इसके अंदर आपको मेटेलिक बॉन्ड के अंदर 3 प्रकार के टॉपिक को पढ़ना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और बैंड थ्योरी। इसके बारे में आपको, चलिए अब आपके सामने मैंने पूरा सिलेबस बता दिया यूनिट फर्स्ट का, क्या जो यूनिट फर्स्ट है उसका पूरा सिलेबस बता दिया। अब इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। पहला है आयनिक ठोसों में जालक ऊर्जा व बार्न हार्पर चक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना आपके सामने, आयनिक ठोसों में जो जालक ऊर्जा होती है उसके बारे में बताना और बार्न हार्पर चक्र है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द लेटिस एनर्जी एंड द बॉर्न हार्पर साइकिल इन द आयनिक सॉलिड। जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो लेटिस एनर्जी होती है, क्या होती है, जो लेटिस एनर्जी होती है ना उसके बारे में आपको बताना है। किसके बारे में बताना है, लेटिस एनर्जी के बारे में बताना है। और आपके सामने जो बॉर्न हार्बर साइकिल है उसके बारे में भी आपको बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें, संयोजकता बंध सिद्धांत व VSEPR सिद्धांत के बारे की सहायता से अणुओं की आकृतियों का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको, संयोजकता बंध जो सिद्धांत है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और वेस्पर थ्योरी, उसके बारे में आपको बताना। एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वेस्पर थ्योरी। तो अलग अलग पढ़नी है आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अलग पढ़नी है, वेस्पर थ्योरी अलग पढ़नी है, और उनके मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जितने भी जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके शेप के बारे में बताना है। क्या बताना है, उन मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में आपको अच्छे से बताना है। समझ में आ गया। चलिए लास्ट नंबर आपके सामने प्रश्न के बारे में पढ़े यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में, वो है आणविक कक्षन सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा CO व NO अणुओं की संरचना स्पष्ट कीजिए। क्या करना आपको, आणविक कक्षन सिद्धांत के बारे में बताना है और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की आपके सामने जो अणु होते हैं उनकी संरचना के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, उनकी जो संरचना होती है उनके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर ऑफ CO एंड NO मॉलिक्यूल्स। क्या बताना आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की आपके सामने क्या होती है, उनकी जो संरचना होती है
उनकी जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, उनका जो संरचना होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलते हैं। चलिए, अब आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। किसके बारे में? यूनिट नंबर सेकंड के बारे में आपको पढ़ने वाले हैं। अब यूनिट नंबर सेकंड है, इसका सिलेबस देखेंगे सबसे पहले, फिर आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, वही पैटर्न रहने वाला अपना। पहला है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। कैसे जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी क्रिया विधि कैसे काम करती है, क्या काम करती है, उनकी जो क्रिया विधि है ना वो कैसे काम करती है, उसके बारे में आपको बताना है। पहला है इंटरमीडिएट्स, प्रकार और उनके स्थायित्व के बारे में देखना है। सबसे पहले कार्बोकेटिनेशन कैसे काम करता है, कार्बोनेशन कैसे काम करता है और फ्री रेडिकल्स कैसे काम करने हैं, कार्बोनियंस कैसे काम करते हैं, नाइट्रियंस कैसे काम करते हैं और बेंजाइंस और एरियंस कैसे काम करते हैं, सबके बारे में बताना है। कार्बोकेटिनेशन कैसे काम करता है, कार्बोनेशन कैसे काम करता है, फ्री रेडिकल्स कैसे काम करते हैं, कार्बियंस कैसे काम करते हैं, नाइट्रियंस और बेंजाइन और एरियंस कैसे काम करते हैं। अब अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होते हैं इसमें, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सभी रिएक्शंस के बारे में बताना है कि कैसे रिएक्शन होते हैं, एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देखने को मिलती है। समझ में आ गया? चलिए, अगले वाले जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है, जैसे मार्कोव का नियम हो गया, एंटी मार्कोनिक नियम हो गया, सेल्टास नियम हो गया और हाफमैन विलोपन हो गया। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नियम, पढ़ लेना, एग्जाम में आता है हाफमैन का विलोपन का नियम। ऊर्जा व निर्धारण, ऊर्जा विचार, एनर्जी कंसिडरेशन, क्रिया विधि के क्रिया निर्धारण की विधियां, मेथड ऑफ, ये रहने देना, इसे इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो इसमें अगर मैं सबसे ज्यादा अगर मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊं तो यहाँ पर जो जितने भी नियम है ना, सबसे ज्यादा मार्कोव का नियम और हॉफमैन का नियम, ये दोनों के दोनों नियम आपके सामने एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। सबसे समझ में आ गया आपको? इन दोनों नियम्स को अच्छे से कर लेना भाई, यहां से प्रश्न आता ही आता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन व साइक्लो एल्केन। क्या बताना आपको, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। सबसे पहले देखें अपन एल्केन्स के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, एल्केन्स के बारे में अपन देखने वाले हैं, एल्केन्स कैसे काम करते हैं, और फिर अपन पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन्स कैसे काम करते हैं। क्या पढ़ाने वाला हूं, साइक्लो एल्केन्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन है ना, उसकी इनिशिएशन होता है, फिर उसका प्रोपोगेशन होता है और फिर उसका समापन या टर्मिनेशन होता है। समझ में आ गया? ये तो क्रिया विधि है कि कोई भी जो रिएक्शन होगी उसका प्रारंभ होगा, इनिशिएशन होगा, उसकी शुरुआत होती है, फिर वो रिएक्शन आगे आगे जाके बढ़ती है, उसका प्रोपोगेशन होता है। क्या होता है? उसका प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। समझ में आ गया? और फिर लास्ट में उसका टर्मिनेशन है वो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? टर्मिनेशन देखने को मिलता है। समझ में आ गया? इसके अगर अपन बात करें, इसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है मुक्त मूलक हेलोजेनिकल, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अच्छा प्रश्न है भाई, क्या है? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। अच्छा प्रश्न एग्जाम में आता है। अगले वाला है उसके मैकेनिज्म कैसे होता है, उसका ओरिएंटेशन कैसे, रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी, पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कैसे होगा एल्केन्स के अंदर, उनका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, उनकी रिएक्टिविटी कैसे काम करती है, उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला टॉपिक आपके सामने साइक्लो एल्केन से संबंधित देखने को मिलता है। किससे संबंधित देखने को मिलता है भाई? साइक्लो एल्केन से संबंधित आपके सामने जो पर्सन है वो देखने को मिलता है, जिसमें पहला होता है बेयर स्ट्रेन। क्या देखने को मिलता है भाई? जो बेयर स्ट्रेन होता है आपके सामने, बेयर का जो तनाव है, बेयर स्ट्रेन है, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलता है। तनाव रहित बल्ले, बस भाई बेयर स्ट्रेन देखने को मिलता है, इसके वजह से जो बेंजीन वगैरह ना, उनका आपके सामने स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब जो स्ट्रेनलेस रिंग होती है ना, उसमें चेयर फॉर्म बनती है। क्या क्या बनती है? इस प्रकार की जो चेयर फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? चलिए, इसमें भी कई चीजें हैं, इनका नोमेनक्लेचर कैसे काम करता है, इनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन कैसे हैं, और जो केमिकल रिएक्शंस है उनके बारे में बताना होता है। किसके बारे में बताना है? केमिकल जो रिएक्शंस है वो कैसे काम करती हैं उसके बारे में आपको बताना है।
अच्छे से पढ़ लेना। इसमें और टॉपिक जो पढ़ना होता है स्ट्रेन थ्योरी के बारे में, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी पढ़नी है और उसके लिमिटेशन क्या पढ़नी है, जो बेयर की जो स्ट्रेन थ्योरी है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर की जो स्ट्रेन थ्योरी उसके बारे में पढ़ना है। और थ्योरी ऑफ स्ट्रेन लेस रिंग्स, जो स्ट्रेन लेस रिंग होती हैं, क्या होती हैं, स्ट्रेन जो लेस रिंग होती हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अच्छे से पढ़ लेना भाई इन दोनों टॉपिक के बारे में। चलिए एक और टॉपिक इसमें लास्ट बच जाता है, एल्काइंस, साइक्लो एल्काइंस और डाइंस से संबंधित प्रश्न बचते हैं, जिसमें जो अलग अलग प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं क्या होती हैं। पहला है हाइड्रो, अगले वाला हाइड्रो कार्बोनेशन ऑक्सीडेशन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। एल्किन में जो होता है आपके सामने ऑक्सीमर्कुलेशन, रिडक्शन, पोलिमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, KMnO4 और ये देखने को मिलता है इसलिए। अगले वाले की बात करें जो इसके अंदर होते हैं आपके सामने डाइन्स, क्या होती हैं, जो डाइन होती हैं उससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं। पहले है विलगित, संयुनित और संचाई डाइन का वर्गीकरण का नामकरण करना, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोलेटेड, कंजुगेटेड एंड क्यूमुलेटेड डाइन्स, क्या बताना है, विलगित, संयुगित और संचयी डायने के वर्गीकरण और नामकरण के बारे में बताना है। एलिन व ब्यूटोडाइन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एलिन्स एंड द ब्यूटोडाइन्स, क्या बताना है, जो ब्यूटा डाइन्स होती हैं उसके बारे में बताना है। और आपके सामने एलिन्स कैसे काम करती हैं। निर्माण गुण 1 2 3 4, 1 2 1 4 एडिशंस, डिल्स एल्डर रिएक्शन, मोस्ट रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस टॉपिक की सबसे इंपोर्टेंट है डाइल्स एल्डर रिएक्शन है, बार बार देखने को मिलता है और पॉलीमराइजेशन टॉपिक आपको इसमें पढ़ना होता है। ये कुछ टॉपिक है जिनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। चलिए अब इनके आपके सामने लास्ट में आपको मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बता देता हूं यूनिट नंबर 2 के। पहला प्रश्न है कार्बोकेटाइन, कार्बोरेनाइन एवं मुक्त मूलकों की संरचना का स्थायित्व का वर्णन कीजिए। क्या करना है, जो कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बोरेनाइन क्या होते हैं और जो मुक्त मूलक होते हैं क्या होते हैं, जो मुक्त मूलक होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, क्या होती है, जो मुक्त मूलक होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है और उनका स्थायित्व कैसा होता है, क्या होता है, उनका स्थायित्व आपके सामने कैसा होता है उसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटिनेशन, कार्बोनेशन एंड द फ्री रेडिकल्स, क्या करना है, डिस्क्राइब करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटिनेशन की, क्या करना है, जो स्टेबिलिटी ऑफ आपके सामने कार्बोकेटाइंस होते हैं उनके बारे में आपको देखना है। कार्बोनेशंस क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है एल्किनो की प्रमुख अभिक्रियाओं व यांत्रिका सही समझे, क्या बताना, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्किन्स विद मैकेनिज्म, जो एल्किन्स होते हैं क्या होते हैं आपके सामने, जो एल्किन्स होते हैं ना इनके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया, आपको इंपोर्टेंट रिएक्शन होते हैं एल्किन से संबंधित और उनका मैकेनिज्म भी आपको साथ के साथ बताना है। और मैंने आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बताई थी इसमें डिल्स एल्डर अभिक्रिया है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, जो डिल्स एल्डर रिएक्शन है ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। मुक्त मूलक हेलोजनीकरण है उसकी क्रिया विधि के बारे में भी आपको बताना, एक्सप्लेन द डिल्स एल्डर रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, और क्या बताना आपको, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इन तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको करके चले जाना है। समझ में आ गया, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। अब अपन यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड को पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ, यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर पॉली हेलोजन कंपाउंड और एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, पॉली हेलोजन यौगिक क्या होते हैं और एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको देखना है। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉली हेलोजेंस की तरफ, इसकी तरफ पॉली हेलोजेंस क्या होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। क्लोरोफॉर्म क्या होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म कैसे काम करती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो कैसे काम करती है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ एरिल हैलाइड है वो कैसे काम करती है उसके बारे में देखेंगे। एरिल हैलाइड की निर्माण विधियां क्या होती हैं, नाभिकीय व श्रृंखला विक्रिया होगी, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, न्यूक्लियर एंड द साइड चेन रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो पॉली हैलोजन का प्रश्न आता है और एरिल हैलाइड का इसमें प्रश्न देखने को मिलता है। समझ में आ गया, चलिए अगले वाले जो आपके सामने यूनिट नंबर 3 है उसके अंदर आपके सामने अगले वाले स्ट्रक्चर की बात करें।
अगले वाले स्ट्रक्चर है एरिन्स एंड एरोमिसिटी, और ये एरिन्स और एरोमिसिटी के ही पर्सन ज्यादा आते हैं। किसके पर्सन आते हैं? एरिन्स एंड एरोमिसिटी, एरोमेटिसिटी के आपके सामने पर्सन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहला है बेंजीन व एरोमेटिसिटी का क्या है? वेतनों के नामकरण, नोमनिकल्चर से संबंधित पर्सन देखने को मिलता है। एरियल समूह कैसे काम करते हैं, नाभिक व पराश्व श्रृंखला है वो कैसे काम करती है, क्या काम करती है? जो एरिल, जो आपके सामने एरियल ग्रुप है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताना आपको। मोलिकुलर साइड चेन रिएक्शन कैसे काम करती है, न्यूक्लियर साइड चेन रिएक्शन कैसे काम करती है उसके बारे में बताना है। स्ट्रक्चर कैसे काम करता है जो बेंजीन एरोमेसिटी का, अणुसूत्र, कोकुल संरचना, स्थायित्व के बारे में आपको बताना है। स्ट्रक्चर, कोइल स्टेबिलिटी एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ, रेजोनेंस एंड डायग्राम आपको देखना है। हकल का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर ये बेंजीन व एरोमिसिटी आएगा उसमें हकल रूल जरूर देखने को मिलेगा, हकल रूल के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अगले वाला प्रश्न है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा आपके सामने? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा आपके सामने कौन सा प्रश्न है? सामान्य क्रियाविधि, जर्नल पैटर्न के बारे में बताना आपको। रूल ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, रूल ऑफ पाई एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स का प्रश्न भी एग्जाम में बार बार आता है। समझ में आ गया आपको कैसे रोल ऑफ सिग्मा व पाई, सिग्मा और आपके सामने पाई कॉम्प्लेक्स है वो कैसे काम करते हैं। अगले वाला आपके सामने ऊर्जा प्रोफाइल आरेख के बारे में बताना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? एनर्जी प्रोफाइल आपके सामने जो डायग्राम होता है उसके बारे में आपको बताना है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एनर्जी प्रोफाइल आरेख कैसे बनता है। अगला वाला है सक्रिय कारिता, निष्क्रियकारी प्रतिस्पर्धान और आर्थो व पैरो अनुपात के बारे में। एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड सब्स्टिट्यूशन व आर्थो पैरो रिएक्शन के बारे में, आर्थो और पैरो रिएक्शंस कैसे, रेशियो कैसे काम करता है। इसके अलावा नाइट्रिकन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन है ना, मर्क्यूकरण और क्लोरोमेथिलीकरण और कैल्पाइड, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। इसके अलावा पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया, वर्ष उपचायन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। साइड चेन रिएक्शन, किसका प्रश्न? साइड चेन रिएक्शन और आपके सामने बिर्च जो रिडक्शन है उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। समझ में आ गया? चलिए अगले वाला आपके इसके अंदर जो है प्रश्न है वो एल्कलाइल हैलाइड के SN1 और SN2 रिएक्शन से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित प्रश्न आते हैं? SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। एल्कलाइल हैलाइड बनाने की विधिया व रासायनिक अभिक्रिया, सिंथेटिक मेथड ऑफ एल्कलाइल हैलाइड एंड केमिकल रिएक्शन। जो एल्कलाइल हैलाइड होते हैं, अल्कलाइल हैलाइड्स होते हैं और आपके सामने जो उनकी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसी वन। सबसे पहले SN1 अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न आता है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न है। अगर S1 अभिक्रिया प्रश्न आएगा तो यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 2 चरण क्रियाविधि, 2 स्टेप मैकेनिज्म और कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती, कार्बोकेटिनेशन से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित? कार्बोकेटिनेशन से संबंधित प्रश्न। अगले वाला SN2 अभिक्रिया से संबंधित 1 चरणीय क्रियाविधि, 1 स्टेप मैकेनिज्म, संक्रमणीय अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट और विन्यास प्रतिलोभन, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो ये सब आपके सामने जो टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से कर लेने भाई। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें आपके सामने यूनिट नंबर 3 की। हकल के नियम की सहायता से एरोमिसिटी के बारे में व्याख्या करनी है आपको। क्या करनी है? हकल के नियम, मैंने आपको फिर से बताया था जो हकल का नियम है ना वो सबसे ज्यादा आपके सामने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द एरोमिसिटी विद द हेल्प ऑफ हकल्स रूल्स, क्या बताना आपको? हकल के आपके सामने रूल के हिसाब से, किसके हिसाब से? हकल्स के रूल के हिसाब से आपको सामने एरोमिसिटी के बारे में बताना है, एरोमिकटता कैसे काम करती है। अगले वाला प्रश्न है बेंजीन के विद्युत स्नेहता प्रतिस्थापना अभिक्रिया की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। क्या करना है? बेंजीन के जो विद्युत स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसके क्रिया विधि के बारे में बताना है कि कैसे विद्युत स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो बेंजीन की काम करती है।
डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। क्या बताना आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन है वो कैसे काम करती है इसकी। अगले वाला है SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की तुलना ऊर्जा प्रोफाइल सहित समझाइए। क्या करना आपको, कंपेयर द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, उसके सहायता से आपको बताना है। तो ये टॉपिक आपके सामने अच्छे से कर लेने भाई आप। चलिए अब लास्ट टॉपिक के बारे में अपन पढ़ेंगे, लास्ट नंबर यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 4 की तरफ, पदार्थ की अवस्थाएं व गैसीय अवस्था। चलिए स्टेट ऑफ मैटर व गैसियस स्टेट से संबंधित सबसे पहले इसमें प्रश्न आता है जो टॉपिक का, वो काइनेटिक थ्योरी का। किससे संबंधित है, काइनेटिक थ्योरी से संबंधित। किससे संबंधित प्रश्न है, काइनेटिक थ्योरी से संबंधित प्रश्न है। गैसों के गतिज ऊर्जा के अभिकृत पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसके जो पोस्टुलेट है वो कैसे काम करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। अगले वाला आदर्श व्यवहार से विचलन, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। कोई भी गैस होती है ना, उसका जो आइडियल बिहेवियर होता है, क्या होता है, उसका जो आइडियल बिहेवियर होता है उससे कैसे उसका डेविएशन देखने को मिलता है, उससे संबंधित बताना है। और वंडरवाल अवस्था समीकरण, वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहां से प्रश्न आएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ में आ गया, वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट से संबंधित प्रश्न हर हाल में देखने को मिलता है। अगले वाला है वास्तविक गैसें, पीवी व संतापी वक्र, पीवी आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसें से संबंधित टॉपिक के बारे में पढ़ना है। क्या करना है, जो वास्तविक गैसें होती हैं उसमें पीवी समतापी वक्र होता है, पीवी आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसें से संबंधित प्रश्न आते हैं, अच्छे से कर लेना। अवस्थाओं की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट्स, क्या बताना है, जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट्स के बारे में प्रश्न देखने को मिलता है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। वंडरवाल समीकरण में समतापी वक्र, आइसोथर्म्स ऑफ वंडरवाल इक्वेशन, जो वंडरवाल इक्वेशन होती है ना उसमें आपके सामने समतापी वक्र कैसे काम करता है, कौन सा वक्र, समतापी जो वक्र है वो कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए क्रांतिक स्थारिकों और वंडरवाल स्थारिकों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल्स एंड वंडरवाल्स कांस्टेंट्स। क्या बताना आपको, जो क्रिटिकल क्रांतिक स्थारकों होते हैं उसके बीच में और वंडरवाल कांस्टेंट के बीच में आपको क्या आपके सामने संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। अगले वाला है संगत अवस्था का नियम, लो कोरस्पोंडिंग स्टेट रिएक्शन स्टेट। तो इसमें यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये वाला ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगले वाले की बात करें, आपके सामने मोलिकुलर वेलोसिटी होती है, इसमें इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित आपके सामने प्रश्न है। ये भाई अगर आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आए तो ये जो पिक्चर मैंने बना रखी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में जरूर से आपको ये करके आनी है। कोलिजन एंड लिक्विफिकेशन, जब आपके सामने कोई भी जो गैस होती हैं जब उनके जो मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर करते हैं, आपस में उनका टक्कर होता है, लिक्विफिकेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, उससे संबंधित प्रश्न। पहला कोलिजन नंबर, कोलिजन नंबर कैसे काम करता है, मीन फ्री पाथ, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मीन फ्री पाथ कैसे काम करता है, कोलिजन डायमीटर कैसे काम करता है, और जूल थॉमसन प्रभाव के आधार पर गैसों के द्रवीकरण के बारे में भी बताना है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस ऑन द बेसिस ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताना है। मीन फ्री पाथ नंबर के बारे में बताना है और कोलिजन नंबर के बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। चलिए अगले वाले टॉपिक की बात करें, लिक्विड स्टेट व लिक्विड क्रिस्टल से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। दो लिक्विड होते हैं ना वो आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं, कैसे कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अंतर आणविक बल देखने को मिलता है। द्रवों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड होते हैं ना उनकी स्ट्रक्चर कैसे रहता है उसके बारे में बताना आपको। ठोस द्रव व गैसों के बीच में संरचनात्मक अंतर, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड लिक्विड और गैसेस। तो जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहता है। देखो मैं आपको अंतर बताऊं, एकदम जो सॉलिड होते हैं वो एकदम पास पास में होते हैं, लिक्विड थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस एकदम ज्यादा दूर दूर होती हैं, तो उनके बीच में आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड क्रिस्टल एंड सॉलिड एंड लिक्विड, तो अलग अलग प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे सॉलिड का क्रिस्टल होता है उसमें क्या डिफरेंस, उसमें क्या अंतर है, लिक्विड को कंपेयर करना और गैस वाले को कंपेयर करना। तो सिमेट्रिक फेज होता है,
फिर नेमेटिक फेज और कैलोस्टिक जो फेज है वो देखने को मिलता है। इन तीनों के बारे में आपको बताना है। थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। चलिए लास्ट नंबर टॉपिक देखने को मिलेगा आपको यूनिट 4 का, ठोस अवस्था व क्रिस्टलोग्राफी, सॉलिड स्टेट एंड द क्रिस्टलोग्राफी से संबंधित प्रश्न। त्रिवेम जालक, स्पेस लेटिक्स, एकक कोष्ठक, यूनिट सेल से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित प्रश्न? स्पेस लेटिस क्या होता है, स्पेस लेटिस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। साथ के साथ आपके सामने जो यूनिट सेल्स क्या होती हैं, जो यूनिट सेल क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। क्रिस्टलोग्राफी का नियम, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, जिसमें अंतराफलक कोणों के स्थिरता से संबंधित प्रश्न आता है, रिएक्शनलिटी इंडेक्स से संबंधित प्रश्न आता है, और सिमेट्री। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट तो है, देखो अब आता है या नहीं आता है। डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में इससे प्रश्न आता है, और इसमें बर्ग्स इक्वेशन है, इससे संबंधित प्रश्न तो एग्जाम में जरूर से आता ही आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई बर्ग्स इक्वेशन। चलिए अब लास्ट नंबर जो आपके सामने यूनिट नंबर 4, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी दिखा देता हूं। सबसे पहले गैसों में गतिज ऊर्जा के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए तथा वंडर वाल समीकरण के बारे में व्याख्या कीजिए। क्या करना है, जो गैस होती हैं उनमें जो गतिज ऊर्जा का सिद्धांत होता है क्या होता है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी की जो थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, थ्योरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है, और वंडर वाल समीकरण के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? वंडर वाल, वंडर वाल्स आपके सामने जो इक्वेशंस है उसके बारे में आपको बताना है। तो समझ में आ गया गैसों के गतिज ऊर्जा का सिद्धांत कैसे काम करता है, और वंडर वाल समीकरण वो कैसे काम करता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, ब्रेग समीकरण के व्युत्पन्न कीजिए, एक्स-रे विवर्तन तथा क्रिस्टल संरचना निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, ब्रेग समीकरण को आपके सामने व्युत्पन्न करना है, एक्स-रे किरण का व्युत्पन्न करना तथा क्रिस्टल संरचना के बारे में बताना है। Derive the Box equations and explain the crystal structure determination of X-ray। तो X-ray से संबंधित आपके सामने ब्रैग इक्वेशन के बारे में आपको बताना है। लास्ट नंबर प्रश्न है, ध्रुवीय क्रिस्टलों का वर्गीकरण करते हुए उनके उपायों के बारे में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। क्या होते हैं, जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं ना उनके बारे में आपको बताना है। लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनकी कैसे एप्लीकेशन होते हैं, उनका कैसे क्लासिफिकेशन देखने को। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है भाई मैंने आपको एकदम डिटेल में बता दिया है, सेकंड सेमेस्टर का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। अब आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो।